हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीएस की जो प्रैक्टिस सेट है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो एग्ज़ाम आपका यूपी पुलिस का 18 फरवरी को होना है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। वीडियो में वो ही क्वेश्चन लिए गए हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो। हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए बिना देर के ये पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो अपने अक्ष पर सबसे धीरे घूमने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह है। ये अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता रहता है कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और ये लोक नृत्य इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जो बिरजू महाराज थे, बिरजू महाराज लखनऊ घराने से संबंधित थे, और उन्हीं की वजह से जो कथक लोक नृत्य है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। याद रखिएगा, कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और अन्य लोक नृत्य जो पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हैं। अन्य राज्यों के लोक नृत्य जो हैं इसमें लिखे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वही लोक नृत्य लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो ये वही इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं जो आपसे पूछे जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आप इनको सबको अच्छे से देख लीजिएगा, और हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ये आपको सारे स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये भी कई बार पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट, यानी कि पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और पश्चिमी घाट पे सबसे ज़्यादा शांत घाटी है केरल में पड़ती है। तो केरल में शांत घाटी जो स्थान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इस पर भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया? ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो चीनी यात्री जो फायान था ये किसके शासनकाल में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि विक्रमादित्य इनको कहा जाता था। और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फायान था, ये भारत आया था। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र को ऋग्वेद से लिया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये भी हमसे पूछा जाता है। तो सबसे पुराना ये वेद है वो है ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो इस पर आप डबल इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति जो थी ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी और तृतीय बौद्ध संगीति थी ये भी बौद्ध संगीतियाँ कब कब हुई, तो ये आपको बताना है। अगर आपको इनका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। याद रखिएगा, बिंबिसार होता है ना कि बिंदुसार।
जो बिंदुसार थे ये मौर्य साम्राज्य से शासन करते थे, जबकि बिंबिसार थे ये आर्यक वंश के संस्थापक थे। तो याद रखिएगा हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि बिंबिसार आर्यक वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो जिस समय सिकंदर ने आक्रमण किया था मगध पर, उस समय मगध का शासक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस समय मगध पर आक्रमण हुआ उस समय सिकंदर ने आक्रमण किया, उस समय मगध का शासक था वो था गणानंद। तो याद रखिएगा गणानंद उस समय मगध का शासक था। और हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गणानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखिए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये भी गणानंद ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसको कहा था? तो गांधी जी को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज की स्थापना की थी ये दयानंद सरस्वती ने की थी। जबकि जो स्वामी विवेकानंद हैं इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण परमहंस की, और राजा राम मोहन राय इन्होंने की थी ब्रह्म समाज की, और रविन्द्रनाथ टैगोर इन्होंने हमारे राष्ट्रगान की जो रचनाकार हैं वो हैं कि जन गण मन के रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद ने परमहंस और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। ये चोटी सिक्किम में स्थित है और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। जबकि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और विश्व की सबसे तीसरी ऊंची चोटी है तो वो भी कंचनजंगा है। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है? तो ये सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जोड़ा गया था। और जो 86वां संविधान संशोधन है ये 2002 में हुआ था। इसमें क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है उसका प्रावधान है 86वें संविधान संशोधन में। और 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, 1969 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, 1969 ईस्वी में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये अरावली पर्वत श्रेणी है। और ये अरावली पर्वत श्रेणी ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तो आपको बता दूं कि ये अरावली पर्वत श्रेणी है ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरती है। तो याद रखिए गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन 4 राज्यों से होकर अरावली पर्वत श्रेणी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, भारत व पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा स्थित है। रेड क्लिफ का मतलब आप कैसे याद रखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा जंग छिड़ी रहती है तो रेड मतलब खतरा होता है। तो याद रखिएगा रेड मतलब खतरा और रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के बीच में स्थित है। और
मैकमोहन रेखा ये किसके बीच में स्थित है? तो मैकमोहन रेखा है ये भारत व चीन के बीच में स्थित है। और डोरन रेखा तो ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित रेखा है। तो याद रखना है कि मैकमोहन किसके बीच में है, डोरन किसके बीच में है और रेडक्लिफ किसके बीच में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंचनजंगा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप किस नदी द्वीप में स्थित हैं? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप हैं ये किस नदी द्वीप में स्थित हैं? तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप हैं ये लक्षद्वीप समूह में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान सीमा से नहीं लगता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं और पाकिस्तान की सीमा से कौन सा राज्य नहीं लगता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान से नहीं लगता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पाकिस्तान की सीमा से ना लगने वाला राज्य है वो हो जाएगा जो हरियाणा है। ये पाकिस्तान से सीमा साझा नहीं करता है, जबकि गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये तीनों ही राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग कौन सा है? तो हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग है ये शिवालिक हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये कि 10 डिग्री चैनल जो है ये किस किस को पृथक करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि 10 डिग्री चैनल ये किस किस को पृथक करता है ये पूछा जाता रहता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा किस स्थान से प्रवेश करती है? तो भारत में गंगा किस स्थान से प्रवेश करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हरिद्वार है यहाँ से गंगा प्रवेश करती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले गंगा किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है ये बिजनौर ज़िले में प्रवेश करती है। और बिजनौर जो है ये उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला शहर है जहाँ से गंगा प्रवेश करती है और वहाँ से बहते हुए ये गंगा आगे की तरफ चली जाती है। और हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गंगा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो गंगा की कुल लंबाई आप याद रखिएगा 2525 किलोमीटर की लंबाई है, ये गंगा की कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि मणिपुर की राजधानी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है ये राजस्थान है। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो होता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जबकि चौथे स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है और फर्स्ट नंबर पर राजस्थान आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जो उत्तर प्रदेश है इसका चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो ये भी पूछा गया है कि अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कोचीन शहर है इसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो कोचीन ये कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है कोचीन ये केरल में पड़ता है। तो याद रखिएगा केरल की कोचीन शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस में जोजिला दर्रा स्थित है? तो हमसे पूछा गया है जोजिला दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य जो दर्रे हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो ये भी आपको याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है तो बोमडीला दर्रा और यांगयाप दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में तो सिप्टीला दर्रा और बारलाचा का दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
और सिक्किम में एक दर्रा स्थित है, नाथुला दर्रा। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सिक्किम में नाथुला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला और बारालाचा का दर्रा, और अरुणाचल प्रदेश में दिफू और बोमडिला यांगयाप, ये 3 दर्रे प्रसिद्ध हैं। और जम्मू कश्मीर में हमारा पूछा गया है तो जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारतीय मानक समय कितना है, तो कई बार पूछा गया है, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। भारतीय मानक समय है ये कितना है, तो ये हमारी जो भारतीय मानक समय है ये ग्रीनविच रेखा का जो समय होता है यानी कि GMT से कुल 5.5 घंटे आगे होता है। याद रखिएगा, GMT से 5.5 घंटे आगे भारतीय मानक समय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि अधिकांश मौसम परिघटनाएं जो होती हैं वो किस क्षेत्र में होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, मौसम परिघटनाएं जो होती हैं वो क्षोभमंडल में होती हैं। देख लेते हैं हमारी जो वायुमंडल की परतें हैं वो कौन कौन सी हैं। इसको जूम करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। तो ये जो वायुमंडल में पाई जाने वाली परतें हैं उनके नाम हैं। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का सबसे निचला भाग क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभमंडल जो है ये वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार हमारी ये वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ये आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या केरल, इन चारों में से किसी एक का जो है यक्षगान लोक नृत्य है, तो आपको कमेंट में देना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो और क्वालिटी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।